देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती तबलचियों की तमाम तर पेशनगोइयाँ गलत साबित हुई, उनके अंदाजे गलत साबित हुए, बल्कि यूँ कहिए कि अरमानों पर ओस पड़ गई। आसिफ अली जरदारी साहब जिनकी गिरफ्तारी की बातें की जा रही थीं, कल तक सब यही समझ रहे थे, खुद मैं भी इसी उम्मीद पर जी रहा था शायद कि आसिफ अली जरदारी साहब के लिए आज का सूरज कोई अच्छी खबर लेकर के तुलू नहीं होगा। ताहम एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें और उनकी जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर साहिबा, उन्हें उनकी ज़मानत में, हिफाजती ज़मानत में उनकी तोसी हुई और कोई गिरफ्तारी हुई ना एहतजाज, सब हंसी खुशी उसके बाद रहने लगे। ये था कहानी का एक पहलू। ताहम PTI वर्कर्स अभी तक एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं, टिशू पेपर के साथ साथ तसल्लियाँ भी दी जा रही हैं। वो ये बता रहे हैं कि मत रो, अच्छा वक्त भी आएगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत चीमा साहिबा, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। मोहतरम जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और अख़ूनज़ादा चट्टान साहब ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद होंगे। मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत का अहाता करना है उनसे। सबसे पहले हस्ब दस्तूर चूँकि ज़िक्र है आसिफ अली जरदारी साहब का, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन लूँ, चूँकि आज की तमाम तर खबरें आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से थीं, मैं पीपल्स पार्टी का वर्जन ले लूँ। सबसे पहले चट्टान साहब, सर बचत तो हो गई, लेकिन ये कितनी कुल वक्ती या जुज़ वक्ती है, और आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब जो कल तक अपनी गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी थे, आपके ख्याल में उनकी ये तैयारियाँ बारावर साबित होंगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, अगर जरदारी साहब गिरफ्तार भी हो जाए तो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का हर वक्त गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार है। लेकिन क्या सवाल पैदा होता है कि एक नवाज शरीफ फैमिली को और जरदारी साहब को गिरफ्तार करके क्या इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो जाएगा? क्या इन दोनों को गिरफ्तार करके जो मुल्क के इक़्तिसादी हालात है वो सुधर जाएंगे? मैं नहीं समझता। वो हमारे लिए ज़रूरी है कि मुल्क के बेहतरी और वो एहतसाब करे, वो जज का भी करे, जर्नल का भी करे, जर्नलिस्टों का भी करे। मैं आपको 100% ईमानदारी से कहता हूँ, अगर 2002 से आप तमाम ट्राइबल एरिया की जितनी पॉलिटिकल एजेंट, पार्टी सेक्रेटेरिएट, गवर्नर सेक्रेटेरिएट, इन लोगों का एहतसाब करे तो इतना पैसा निकल आएगा कि लोगों ने जितना लूट मार किया है। तो ये मसले का हल है। और अगर नहीं आप एहतसाब के नाम पे इंतकाम करते हैं तो ये तो मुशर्रफ ने भी किया था, ये तो सैफुर रहमान ने भी किया था, अगर इमरान खान साहब भी करे तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर इंसाफ करते हैं तो फिर सबका करे, सबसे पहले अपने लोगों का करे। खुद इन पे जो केस है नेब का, इसमें पेश हो जाए, इसमें पार्टी फंड का जो केस है इसमें पेश हो जाए, इस पे टिकटों के में खुर्द बुर्द का जो केस है इसमें वो पेश हो जाए। फिर इसके बाद जहांगीर तरीन इसका करीबी शख्स है, इनके जो बेनामी अकाउंट्स निकले हैं, जिस तरह जरदारी साहब का GIT बना है इस तरह का इनका भी GIT बने। और परवेज खटक का जितने केस है, चाहे वो BRT का केस है, चाहे वो सोनामी ट्री का केस है, चाहे वो मालम जब्बा का केस है, चाहे वो अलीमा खान साहिबा का केस है, इसमें भी मनी ट्रेल दे दी, जिस तरह के मरियम नवाज साहिबा से मनी ट्रेल मांगा। गॉट योर पॉइंट सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पर जाने की नवीद मुसर्रत दे दी जाए, मैं तहरीक इंसाफ की जानिब जाऊंगा। मोहतरमा मुसर्रत चीमा साहिबा, मैम ये मुझे बताइएगा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां फसाद लाजमी होना होता है, ऐसे ही एक रिश्तों में से नंद भावज का रिश्ता भी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिश्ता तमाम सियासी जमातों से नंद भावज का ही आ रहा है। आप लोअर मिडिल क्लास के किसी इलाके में चली जाएं तो वहां लाल बाल की जितनी खातून होती, जिनके बाल लाल होते हैं, वो एक दूसरे से जब एक दूसरे के बारे में बात कर रही होती है, अपने खसाइल जब गिनवा रही होती हैं, तो मर्दों के आसाब जो है उनके औसान खता हो जाते हैं। उसका लुब्बे लुबाब ये होता है कि सब मर जाए मैं जिंदा रहूं।
आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपकी ये जो रिलेशनशिप, जिसे वर्किंग रिलेशनशिप मैम कतई नहीं कहा जा सकता, कल तक जो शादियाने बजाए जा रहे थे हुकूमती वज़रा की जानिब से नवीद मुसर्रत शेयर की जा रही थी, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हो सकी। आसिफ अली जरदारी साहब को हिफाजती जमानत एक मरतबा फिर नसीब हो गई। आपके ख्याल में हम अपने टारगेट से, या पीटीआई की हुकूमत अपने टारगेट से, या पाकिस्तान खुशहाली से कितने कदम दूर हो गया? क्योंकि आपकी सियासत ये बताती है कि खुशहाली आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नूरुल आरफीन, मैंने जो पहले मेरे भाई ने जितनी भी बात की मैं सुन नहीं सकी, उसकी वजह शायद कोई ऑडियो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, सो मैंने उनको बिल्कुल नहीं सुना। आई हैव नो आइडिया कि वो क्या चार्जेस लगा रहे थे। एंड जहाँ तक बात है आपकी कि जो हम लोग कभी भी फ्रेंडली ऑपोजिशन के तौर पर ना हमने अपना ये रोल एक्सेप्ट किया और ना ही हम फ्रेंडली गवर्नमेंट का रोल एक्सेप्ट करेंगे। हम यहाँ पे हुकूमत चलाने यानी कि अपनी गिनती पूरे करने के लिए नहीं आए कि हम अपने उस मैंडेट को जस्टिफाई करना चाहते हैं जो प्रॉमिसेस हम इस मुल्क के अवाम के साथ करके आए हैं। वो प्रॉमिस था अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल। और अगर ये कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि हम पहले जिसने मोबाइल फोन चोरी किया, ठीक है, वो भी अबव लॉ नहीं है। हम पहले जो स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनको पहले पकड़े, जरदारी को बाद में। तो हम इनको ये कहना चाह रहे हैं पैरेलल होगा सब कुछ। अगर इस मुल्क में डाकू नंबर 1 कोई भी हो, उसका नाम जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, तो पहले ऊपर से नीचे अब एहतसाब होगा। इस मुल्क में जो उल्टी गंगा बहती रही आज तक, के पहले जो बेचारा जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है, या जिसके बच्चे मरे, अगर उसने कोई क्राइम कर लिया, ठीक है, तो वो तो 100 रुपए की चोरी के पीछे जेल में जाएगा। और जिन्होंने अरब रुपए इस मुल्क के ना सिर्फ लूटे, मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेले, इन्होंने इस मुल्क के अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। पिछले 10 साल में जो सिंध के साथ हुआ, जो थर के साथ हुआ, कि वहां पे भूख और प्यास से बच्चे आज भी मर रहे हैं। और अगर ये कहते हैं कि इनके पास ये जो जायदाद है, ये जो दौलत है, ये ऐसे ही आ गई और इसका पूछा ना जाए, तो ये इनकी खाम ख्याली है। जहां तक रहेगी बात, हम कोई गिनती नहीं गिन रहे। आप ये देखें कि सबसे ज्यादा धमकियां या जेल जाने का डर किनको था? पहले जरदारी साहब ने ये कहा, तो अगर उनके रीबटल में अगर हमारे मिनिस्टर्स भी कोई जवाब दे देते हैं तो नो हार्म इन इट। ना तो हमारी अरमानों पे औस पड़ी है, उसकी वजह यह है कि हमारे अरमान बड़े क्लियर एंड कट है, उसमें लॉजिक है, उसमें रीजन है। वो रीजन ये है राइट मैन, मुझे ब्रेक पर जाने की नवीद दी जाने वाली है, पैसा देगा, इसलिए और अपनी सजा भी पूरी करेगा। वक्ती तौर पर वक्त थोड़ा सा हासिल करके मैं निसार चीमा साहब तक जाऊंगा ताकि उनका भी कुछ वर्जन प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। निसार साहब, सर, मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने आसिफ अली जरदारी साहब को चोर कहा, नवाज शरीफ साहब के लिए यही जुमला अभी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के किसी रहनुमा को, जिसको नाअहल किया जा चुका हो, जिसका बेटा क्रिकेट टीम की शॉपिंग करता फिर रहा हो, कोई नाम उन्होंने नहीं लिया। आपकी याददाश्त में ऐसे 2-4 नाम है तो देख के हिसाब बराबर कीजिए, उसके बाद फिर वक्त वाले जान छोड़ाएं। शॉपिंग करना कोई जुर्म नहीं है और इनके दौरे हुकूमत में उन लोगों को नहीं पकड़ा गया। बहन है मुसर्रत चीमा साहबा, उनके मियाँ जो है जमशेद चीमा साहब हमारे काबिल एहतराम भाई हैं, लेकिन ये है कि ये बदकिस्मती से इनके लिए ये बायस मुसर्रत यही है कि हुकूमत के मुखालफिन सारे जो है वो अंदर हो जाएं, सब जो है वो उनको खा जाए, ये चोर हैं, डाकू हैं। मैं वैसे इनसे ये पूछता हूँ, जरदारी साहब को छोड़े, नवाज शरीफ साहब को छोड़े, जिनको खुद इनके कायद जो हैं वो चोर और डाकू और सबसे बड़े डाकू कहते रहे, आज वो कहाँ नजर आते हैं? इनकी अपनी सफों में बड़े बड़े जो डाकू और बदनाम लोग जो हैं, ऐसे ऐसे बदनाम लोग जिनके बारे में जो इमरान खान साहब उसके बाद ज़ाहिर है कि बार बार यूटर्न लेते रहे, लेकिन जो कुछ इनके बारे में कहते रहे वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन उनके बारे में देखें, ये नैब का और बदकिस्मती से हुकूमत का जो गठजोड़ है, ये अगर जरदारी साहब को मजीद मोहलत मिली है तो मेरे लिए ये देखें कोई ऐसा नहीं है कि वो कल को ये कोई अजीब सा लगता है, कल को ये गिरफ्तार हो गए तो ये कोई कतन को सरप्राइजिंग नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि इनका मकसद ही ये है नैब का और हुकूमत का कि जो भी हुकूमत के मुखालिफिन हैं उनको साबित कर, उनके लिए इन्होंने पॉलिसी वज़ा कर दी है कि एवरीबॉडी बिलोंगिंग टू अपोजिशन इज प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज।
ये है इनका स्टैंडर्ड, ये असूल इन्होंने तय कर दिया है। राइट सर, लेकिन स्टैंडर्ड पे मुझे याद है प्रोग्राम का भी एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से मजीद कुछ मालूमात हासिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चट्टान साहब, सर इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि हमारे हुक्मरान आलीशान महल में रहते हैं। मैं कंफ्यूज हूं, पाकिस्तान में हुक्मरान जमात है कौन, पाकिस्तान का हाकिम कौन है? और दूसरी बात ये मुझे बताइएगा सर, ये एक आम आदमी के लिए अमेरिका में फ्लैट हासिल करना कितना ज्यादा आसान है? क्योंकि लतीफ खोसा साहब बता रहे थे कि जिस फ्लैट के ऊपर हंगामा हो रहा है वो तो बहुत सालों पहले हम फरोख्त कर चुके, यहां सर छुपाने के लिए छत नहीं है और वहां वो अमेरिका का फ्लैट भी बिक चुका। क्या कहेंगे सर? देखिए जी, मैं फ्लैट के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो मुसरत चीमा साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ भी चोर है और जरदारी साहब भी चोर है, तो मैं उसको एक बात याद दिलाऊं कि जरदारी साहब पे 18 साल मुकदमात चले हैं और अभी तक उसको कोई किसी केस में सजा नहीं हुई है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के भी केसेस चल रहे हैं, लेकिन किसी केस में अभी तक उनको सजा नहीं हुई है। तो अगर कोई मुलजिम है और मुजरिम नहीं है और उसको, तो वो जस्टिफाई चोर नहीं है। लेकिन सियासतदानों में अगर कोई जस्टिफाई चोर का बेटा है तो वो इमरान नियाजी है, जिसके बाप इकरामुल्लाह नियाजी को सजा हुई थी, तो वो जस्टिफाई चोर है कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इमरान नियाजी अगर इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा है तो फिर वो चोर है। सर काइंडली थोड़ा सा तो मतलब डेकोरम का ख्याल कीजिए। जहां तक ताल्लुक है, सर बहुत सख्त भाई आप क्या कह रहे हैं? सर मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सख्त अल्फाज हो गए हैं सर, काइंडली थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर अपना कम कीजिए और फिर गुफ्तगू फरमाइए प्लीज। आरिफीन भाई, अगर मैंने झूठ कहा है तो वहां से मेरे मुंह पे थूक दे, अगर इकरामुल्लाह नियाजी को करप्शन में सजा नहीं हुई है। अगर ये इमरान नियाजी इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा नहीं है तो वहां से मेरे मुंह पे थूक दे। मेरे लीडर पे तो चोरी का इल्जाम लगा रही है, उसको जस्टिफाई चोर को, नवाज शरीफ भी चोर है। नवाज शरीफ और जरदारी हाकिम एक कबायली सरदार का बेटा है। इमरान कौन है? अगर ये जरदारी पे चोरी का इल्जाम लगाएंगे तो मैं इमरान नियाजी को माफ कर दूंगा। आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं? नहीं नहीं सर, मेरी हरगिज ये तवक्को नहीं है आपसे। फ्लैट का ताल्लुक है मेरे का, तो वो एक अदालत से इनका केस रिजेक्ट हुआ, अभी ये इलेक्शन कमीशन में अपील करे, अगर इनके पास सबूत है तो ले आए। अगर जरदारी साहब ने अपने असासों में छुपाया है तो उनको सजा हो जाएगी, ना अहल हो जाएगा। लेकिन हमने भी इलेक्शन कमीशन से लोगों के असासों के बारे में रिपोर्ट मांगा है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे छुपाए हैं, जिसके अदालतों ने कहा है कि ये इनके औलादे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं। अब सर उनको बड़ा हो जाने दें, वक्त उनकी परवरिश करेगा, उनको छोड़ें। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम की कुछ फिक्र कर लेते हैं। मैम मुसरत चीमा साहिबा, उन्होंने जो कुछ कहा, अब सर थोड़ा सा उससे आगे निकलते हैं ना, वरना ये फिर वो जवाबी कार्रवाई हो जाएगी। हमें प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलना है। खान साहब ने आज, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बताया है कि तालीम हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैम जनरल नॉलेज का सवाल यह है कि अगर ऐसा ही है तो फिर शरह ख्वानदगी कम हो गई, सेनेट में हुकूमत ने इसका एतराफ़ क्यों किया? 58% शरह ख्वानदगी रह गई है, जिसमें से 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और ये वो बाहर नहीं है जो अभी पानी की प्यास लेकर के बाहर गए, ये वो बाहर हैं जो बिल्कुल ही बाहर होते हैं, जो कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देख पाते। आपके ख्याल में तालीम बालगा का जो ऐलान भी हुआ है शफकत महमूद साहब की जानिब से, उसमें कितनी हद तक पीटीआई के वुज़रा को भी इस्तेफादे का मौका मिलेगा? क्योंकि मामलात जो हैं वो गालम गलोच से और पता नहीं जातियात तक बहुत आगे आ जाते हैं। कुछ फरमाइएगा।
देखिए, अब मेरे फरमाने से पहले आप जरा अभी जो आपके शो में जो माशाल्लाह से हदीसें और कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जा रही हैं, आपको भी पता होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से उनकी परफॉर्मेंस की बात करें या इनकी लीडरशिप की बात करें तो ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं, ये गालियां, पर्सनल गालियां देना शुरू कर देते हैं, ये लोगों के बाप तक पहुंचते हैं। मैं इनको इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगी। मुझे जरा चिटान साहब ये बता दें कि जिनकी कब्रों पे ये सियासत कर रहे हैं, छोड़ दें हम परफॉर्मेंस पे, छोड़ दें हम इन पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगाते। इनसे ये पूछे कि जरदारी साहब ने और इन्होंने जिस लीडर की कब्र पे ये कर रहे हैं सियासत, उनके आज तक कातिल क्यों नहीं पकड़े? इन्होंने हमें करप्शन से क्यों नहीं पकड़ा? इनको किसने रोका हुआ था? कौन सी ऐसी ताकत थी इनके पीछे जो बिलावल को अपनी अम्मी का कातिल पकड़ने तक ना लेकर जा सकी? इनको कुर्सी प्यारी थी, इन्होंने बेनजीर भुट्टो के कातिल क्यों नहीं ढूंढे? इससे बड़ी ना अहल कोई हुकूमत या कोई पार्टी के वर्कर या वुजरा हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लीडर के कातिलों को नहीं पकड़ा। और इनको दूसरों के बाप की हुई करप्शन का बहुत अच्छी तरह पता है। देखें, अवाम को बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन चोर है, कौन चोर का बेटा है, किसकी मां चोर थी, किसका बेटा चोर है, किसका बाप चोर है। बात परफॉर्मेंस की है, हम परफॉर्म करेंगे। हमारी एजुकेशन जिस तरह की हुई है, अगर कोई आप मुझे डेफिनेशन बता दे कि अगर किसी ने चोरी की हो, जिसके पास मनी ट्रेल मौजूद ना हो, जिसको ये ना पता हो। चट्टान साहब, सर जब आपने गुफ्तगू की तो मैम बिल्कुल खामोश थी। अब्बा ने जो एसेट्स बनाए हैं वो किधर से आए हैं? ये हौसला रखे, चट्टान साहब से कहे, मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोली। जी मैम, मैंने बता दिया। लोग आप पे हंसते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो यतीम लोग हैं जिनके पास आज पंजाब पूरे में इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। ये पूरी फेडरल की जमात थी और आज ये सिंध तक महदूद होके रह गए हैं। ये इनका चीखना चिल्लाना बनता है। और अगला मैं आपको चैलेंज करती हूं कि अब इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में आपकी जमानतें सिंध से भी जब्त होंगी। ये जो इक्का दुक्का सीटें आपके पास बची हैं ना, आप इससे भी बात होंगे। मेरी वजह से नहीं, जो ये अगर आपकी गुफ्तगू कंप्लीट हो गई है तो मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना चाहूंगा। मैम आपकी इजाजत से एजुकेशन पे बात कर लूं कि हम एजुकेशन भी देंगे, हम थर के बच्चों को भूख से भी निकालेंगे, हम उनको प्यास से भी निकालेंगे और इन चोरों को अंदर करेंगे। इन्होंने जो करना है वो कर ले और ये जाएंगे इस मुल्क को जिन्होंने लूटा है, जो इस मुल्क का हाल किया है। इनसे लूटा हुआ माल भी वापस लेंगे, इनको जेलों में भी डालेंगे, जितनी मर्जी गालियां निकालनी है निकाल। लोग आप पे हंसते हैं। आपके जब आप जाते हैं ना वोट मांगने, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए। मैं मुस्लिम लीग नवाज के पास चले जाऊं, वो भी मेरे मेहमान हैं। और आप हमें कहते हैं। मैम प्लीज, निसार साहब सर ये मुझे बताइएगा, वो जो एक गिरफ्तारी आते आते टल गई आसिफ अली जरदारी साहब को देखे बगैर, पीर को एक फैसला भी आने वाला मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। सर ये मुझे बताइए, खुदा ना खास्ता इल्ला माज़ल्ला यहां तो नहीं हुई, लेकिन अगर वहां हो जाती है तो फिर क्या स्टैंड लेंगे आप, फिर क्या होगा? क्योंकि ये तो तय है कि हुकूमत के खिलाफ कोई एजिटेशन बर्पा करने की अपोजिशन जमातें मिलकर भी, अब वो तो मिल नहीं सकती, और अगर मिल गई भी तो कोई खास तीर तोप नहीं चला सकते। क्या कहेंगे सर? गुजारिश सुन लें, उसको अपोजिशन की तरफ से किसी तीर अंदाजी की जरूरत ही नहीं है। देखें 4 महीनों में जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया है, जिस तरह ये इन्होंने कहा जी 50 लाख घर देंगे, ये तो लाखों घर जो है वो इन्होंने गिराए हैं, लोगों को बेघर कर दिया है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लोगों के ऊपर महंगाई का एक जो बम चलाया है, हर चीज की कीमत बढ़ी है, गैस की, पेट्रोल की, बिजली की, अब बिजली की मजीद बढ़ा रहे हैं, जरा आपको पता है। और डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा होने के बाद हर चीज की कीमत बढ़ रही है। इनको किसी अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। इनके करतूत ऐसे हैं कि ये मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये अपनी तबाही के हवाले से बिल्कुल खुद कफील है, किसी अपोजिशन की तहरीक की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारी बहन को ये फरमा रही थी ये इनके ये गालिम गलोच के हवाले से, मैं उनको याद दिलाता हूँ, मैं उनकी खिदमत में बड़े मुअद्दबाना तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ कि पीटीआई ने बदकिस्मती से 2 चीजें इस कौम को, अपने वर्कर्स को सिखाई है। एक तो उनको उनके ज़हन नशीन करवा दिया है कि अपनी बात से मुकर जाना कोई ऐसा मसला नहीं है, तो कायदाना सलाहियतों में शामिल है। यू टर्न लेना, अपनी बात से मुकर जाना कोई मसला ही नहीं है, बार बार रोज एक ऐलान कर रहे वापस ले ले, कोई मसला नहीं है। दूसरा, जो उन्होंने कंटेनर की ट्रेनिंग की है बदकिस्मती से, कि जो अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग की है बदजुबानी की, जरा गौर करें कि आप बाकी छोड़े आम लोगों को, उलमाए किराम देखें, मजहबी जो रहनुमा हैं, आप उनसे 1000 इख्तलाफ करें, मौलाना फजल रहमान की सियासत से आप 1000 इख्तलाफ करें, लेकिन ये भी कोई तरीका है? कितनी बदतहजीबी है। वो मौलवी डीजल, ये क्या तरीका है?
ये इस कौम ने सिर्फ इमरान खान की जुबान से सुना है। कितनी बदकिस्मती की बात है, क्या तरीका है, ये क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने वर्कर्स? सर आपकी बात शायद दुरुस्त हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का कोई फर्द मेरे साथ मौजूद नहीं है, बदकिस्मती का तो पता नहीं, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि गुफ्तगू बहुत संगीन हो चुकी है और यहाँ मैं गर्म मिजाजों को ठंडा करने के लिए यही कर सकता हूँ कि ब्रेक में वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि दर्जा हरारत को मुतदिल रखा जा सके। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। वक्त की कमी का बल्कि शदीद कमी का शिकार हैं, उसके बावजूद कोशिश करूँगा ऑन लाइटर नोट प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए। मैम ये मुझे बताइएगा, आपकी एक तस्वीर आज मेरे सामने मौजूद है, इसमें लिखा है पीटीआई रुकने पंजाब असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा हरबंसपुरा के शहरियों में देसी मुर्गियाँ तकसीम कर रही हैं। इन मुर्गियों का शिजरा नसब ज़रा बता दीजिए, इनके खसाइल बता दीजिए, इनकी फ़यूज़ और बरक़ात पे रोशनी डालिए, कुछ भी कीजिए मैम, लेकिन 1-1.5 मिनट में जो कुछ कहना है कह लीजिए। कोई सख्त बात अगर ना हो तो अच्छा होगा, अदरवाइज़ आप हुक्मरान जमात में, मैं कुछ कहने की पोजीशन में तो नहीं हूँ। नहीं, कोई सख्त बात बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। सबसे पहले मेरे भाई अभी फरमा रहे थे कि बेरोजगारी हमने बढ़ा दिया। मैं भाई को बता दूं बड़े अदब के साथ, मैं भी उनका बहुत एहतराम करती हूँ, मेरे बड़े हैं वो, कि बेरोजगारी सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के बाकी कहीं नहीं होएगी। एक नवाज शरीफ का कारोबार इंशाल्लाह बंद होगा जो इस मुल्क को लूटने का था, दूसरा जरदारी साहब का। उनके अलावा बाकी सबको रोजगार भी मिलेगा और किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। 50 लाख घर जो है ना, एक दफा कुन फयकून कहने से नहीं बन जाने। हम इंसान है, उसके लिए एफर्ट होती है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। जितना टाइम एक घर को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, आप सोच लें कि 50 लाख घरों की प्लानिंग में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, लेकिन बनेंगे भी और मुस्तहिक लोगों को मिलेंगे भी। अब मैं बात कर लूं कि मैंने वाकई मुर्गियां बांटी और आप इस चीज का मशवरा दे, ये जो हमारी सिंध की हुक्मरान जमात है कि थर में और कुछ नहीं तो अंडे मुर्गियां ही बांट दे, उनको थोड़ा सा साफ पानी दे दे। आप इन मुर्गियों को बांटने का मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूं कि लोग इतनी खुशी से आके लेके जाते हैं कि स्पेशली खवातीन में जो मैंने देखा है कि वो कहती हैं कि बाजी अगर आप इट्स एक छोटी सी बात कहूं, हम लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं। अगर वो अंडे नहीं बिकते ना, लाइटर नोट पे बात करें, छोटी सी बात बताऊं, में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अगर मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं, मैं मशवरा दूंगी, अगर मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं और मेरा रुख है लियाकताबाद की तरफ, मैं किसी को अगर लिफ्ट ऑफर करूं ना, उसको सदर जाना है, वो मेरे साथ लियाकताबाद चले जाएगा। यहाँ मुफ्त में तो लोग हवा नहीं छोड़ते, ये मुर्गी कौन छोड़ेगा आपके ख्याल में? अच्छा, मैं अब अखुंज़ादा चट्टान साहब की बात जाऊंगा, प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना है मैम। सुन लेना, जिसके घर में हम उनको देंगे, हम गरीबों के, ये देखे इस मुल्क के लोग, वो पाकिस्तान के शहरी है ना, दे आर पाकिस्तानी शहरी, उनका हक बनता है। तो मैम अखुंज़ादा चट्टान साहब भी पाकिस्तानी शराफती कार्ड के हामिल है, कुछ मुर्गियां जरा उनसे भी तो वसूल करना। उनको मना नहीं कर रहे हम कह रहे PMLN वाले भी ले, पीपल्स पार्टी वाले भी ले। अच्छा सर, अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है आपको इस बात से इख्तिलाफ है। ये मुझे बताइएगा, देसी मुर्गी और अंडे तो चलो वो ले गए, होने देना। मैं अगर आपसे ये कहूं मैम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एक मुलाजिम आदमी हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एक मुलाजिम आदमी हूं, मुझे यहां से जो कहा जा रहा है मैं कर रहा हूं, प्रोग्राम वाइंड अप करना है। बिकते हैं एक वक्त का खाना मिल सकता है गरीब लोगों को। जी ठीक है, अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, देसी मुर्गी अंडे उनके हो गए, सर आप अगर मेरे ख्याल है बकरी वकरी की तरफ आ जाए तो थर के लोगों का कुछ भला तो हो जाएगा, बात में दम तो है। देखिए जी, ये जो अंडी मुर्गी का सरकार है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, और बाकी वादे तो इन लोगों से पूरी नहीं हो गए। आखिर में 50 लाख घरों से और 1 करोड़ रोजगार से आके मुर्गे और अंडे पे बात ठहर गई, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मुसरत चीमा ने जो बार-बार कह दिया कि मुहतरमा के खातिर ये मुर्गियां दे दें, मैम जरा प्लीज वाइंड अप की तरफ जाने दीजिए। हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट
सर, मुसर्रत चीमा हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम दुनिया में नहीं है जो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया था। आप जाके अगर आप ऐसी खातून है और ऐसे मुफ्त में आपको नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटरियों की बीवियों को ये बहुत पनानसर के वो अगर आपसे ऐसी वर्क करे तो आपको पता होगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के आवाम को क्या फायदा पहुंच रहे हैं। और आपने जो बार बार बीबी के कातिल के न पकड़ने का ताने दिया, तो हमने अक़वाम मुत्तहिदा के तौर पे इनकी इंक्वायरी की, लेकिन इसकी जो सबूत थे वो बिल्कुल मिटाए गए थे। हम किसी को बगैर सबूत के दुकान से नहीं पकड़ जरदारी सकते। को बचाने के लिए निकल रहे हैं, लूटे हुए दौलत को निकल रही है। और इतनी मूवमेंट तो बेनजीर भुट्टो बड़ी बहुत बड़ी लीडर थी, उनके लिए भी बनती थी। का भी कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जा रहा है, तो सनम साहिबा को उनके कातिलों को पकड़ने के लिए भी आप ले आते हैं। मैं समझता हूँ आप पढ़ी लिखी खातून है, एक चोर को बचाने के लिए तो आप बड़ी प्लीज पढ़ी लिखी खातून है, तो आप मेहरबानी करके मैं मुसर्रत चीमा खामोशी से सुन रहा था, इस तरह खामोशी से सुन ले। और आके और दूसरी बात ये कि उन्होंने साहब फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, और आप लोगों को पार्टी के वर्कर ने इसलिए छोड़ दिया। मैं मुसर्रत चीमा साहब प्लीज आप दूसरों को कंप्लीट तो करने दीजिए। आप हमेशा वक्त की किल्लत का शिकार होती हैं। आज मैंने आपको बिल्कुल किसी की समझ में बात नहीं आएगी ना। सर बोलिए प्लीज। मैं इन्होंने जो ताना दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सन तक महदूद रह गई, नहीं जब भी इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। बाकी ये जो कठपुतली लाते हैं, ये कठपुतली खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और 79 से लेकर अभी तक भरपूर कोशिश किया गया कि पीपल्स पार्टी को खत्म करे। लोगों के पार्टियों में एक वो खत्म हो जाते हैं, जो ताकतें हमारे खिलाफ है वो एक बार ऐसे देख के खत्म हो जाते हैं। हम भी अगर बूट पॉलिश करते शायद हम हमेशा इक़्तिदार में रहते, लेकिन शुक्र है हम एक आइडियोलॉजी के पार्टी हैं, कोई बूट पॉलिश पे खड़ी हुई पार्टी नहीं है। निसार चीमा साहब, सर मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। आइडियोलॉजी को कोई खत्म नहीं कर सकते। ये कोशिश ज़ियाउल हक ने किया, ये अखुंज़ादा साहब सर प्लीज, अब मैं आपसे जितना जोर लगा सकते लगा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में चट्टान साहब सर, अब मैं आपसे मुल्तमिस हूं प्लीज कि थोड़ा सा सब्र का दामन थामे, अल्लाह अल्लाह करें। मैं जरा निसार चीमा साहब के पास जाऊं, उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। निसार चीमा साहब सर, ये बताओ अगर ये खातून नहीं होती, ये जिस तरह कर रही है ना, ये इसकी जगह कोई और होता तो आप देख लेता कि इसके साथ मैं क्या करता, लेकिन ये खातून है तो खातून का मुझे बहुत एहतराम है, इस वजह से मैं उसके साथ गुजारा कर रहा हूं। प्लीज सर, मैम आप भी प्लीज खामोश रहिएगा प्लीज। मोहतरम निसार चीमा साहब सर, ये मुझे बताइए, फायर फाइटिंग कर रहा हूं, अब तो मैं एंकरिंग तो समझ में भी नहीं आ रहा, सवाल क्या पूछना था। हाँ, ये मुझे बताइए, आइडियोलॉजी से अडियाला तक का सफर आपके ख्याल में इसकी राह में आने वाले मसाइल पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? उसके बाद फिर मैं जाऊं सर, वीकेंड मनाऊं। उनके लिए है जिन्होंने इस कौम को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने सी पैक और मोटरवेज के तोहफे दिए, जिन्होंने लोड शेडिंग से निजात दिलाई, जिन्होंने दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाई, उनके लिए ये जो है अडियाला जेल और केसेस और सारा कुछ हमने, इन्होंने क्या दिया 4 महीने में, कुकड़ियां और कट्टे। अंदाजा करें ये वक्त आने वाला है बड़ी जल्दी नूरुल आरफीन साहब, ये वक्त आने वाला है जो कौम के साथ ये कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ जो कर रहे हैं, मुझे खतरा है कि बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है कि लोगों ने, अवाम ने इनके MP MNS को, PTI के MNAs और MPs को और इनके कैंडिडेट्स को अपने हलकों में घुसने नहीं देना। मैं आपको बताऊं, लोग बिलबला उठे हैं, अवाम जो है बिल्कुल तंग आए हुए हैं। सर एक और आदमी जो तंग आ गया और वो है शो का प्रोड्यूसर, वो कह रहा है बंद करो जान छुड़ाओ। नाजरीन, इसी के साथ यहाँ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने तमाम मौजूद पर इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया, कम से कम आखिरी सेगमेंट में तो बिल्कुल नहीं बोलने दिया। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, छुट्टी मनाने का। आप भी जाइए, छुट्टी मनाइए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।